हाय गाइस, 10 वर्षों से विश्वसनीय आपका संस्थान स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज अब हर पल हर क्षण आपके साथ, क्योंकि अब हम लेकर आए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज से हम लोग अपने रैपिड प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। रैपिड प्रोग्राम इस सेंस में कि बहुत दिनों से हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में थे, फिर अब धीरे धीरे हम लोग अनलॉक की पोजीशन में जा रहे हैं। पूरा देश जा रहा है, तो इधर हाल में जो पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा जो रुका था, सुस्त चल रहा था। अब हम लोग फिर से जब ऑफलाइन प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं, सब स्कूल कॉलेज खुलने का समय आ रहा है, तो एक सुस्ती जो है उसको हटाने के लिए तो हम लेकर के आए हैं प्रोग्राम 2 हफ्तों के लिए। अगले 2 हफ्तों तक आप कमर कस के तैयार रहिए। रात में ठीक 8 बजे हम अपना ये क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इस पूरे हफ्ते में हम इस बार लेकर के आए हैं लगातार 4 दिनों तक प्रैक्टिस सेट कराएंगे फ्रीडम फाइटर पर। फ्रीडम स्ट्रगल माने मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से 1947 के बीच में। 1885 एक मेजर ईयर है इंडियन हिस्ट्री में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और वहां से चलकर के 1947 तक के इतिहास को हम लोग कवर करेंगे। 1885 से 1947 तक का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी है, उससे जुड़े अब तक पूछे गए जो बहुत से सवाल हैं, उसमें से जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत खास हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो एक सवाल से कई प्रकार के सवाल कवर होते हैं, उनको लेकर के आ रहे हैं। तो याद रहे मित्रों, ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? शाम को 8 बजे जब आप फुर्सत रहोगे तब आपको ये क्लास मिलेगी। और एक दूसरी क्लास प्लस तीसरी क्लास प्लस चौथी क्लास, इन लगातार 4 क्लासों में हम महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं किसी एक विषय पर, जैसे इस सप्ताह हमने सुना है 1885 से 1947 के बीच के भारत के इतिहास से जुड़े सवाल जो बार बार पूछे गए हैं, फिर इसी के बेस पर हम एक क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। तो अगर आप बहुत अच्छे से टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं और भारत के 1885 से 1947 के बीच में पूछे गए वो सवाल जो पूछे ही जाते हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनके ग्रुप पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आइए आप हमारे साथ हमारे रैपिड सेक्शन में। तो जल्दी से आप सेशन को शेयर करिए। हमारे इस प्रोग्राम को आप समझ चुके होंगे। इसके पहले भी हमारा जो वीकली शेड्यूल होता है उसमें भी हमने समझा दिया है, बता दिया है। उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे वीकली शेड्यूल को जाकर के आप देख सकते हैं। तो जल्दी से इस सेशन को शेयर करिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे, अपने सवाल लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि बहुत तेजी से फटाफट जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग कवर कर सकेंगे करेंगे। और ये 2 हफ्तों के लिए प्रोग्राम आया है। ऐसे ही अगले हफ्ते में हम लोग कोई एक और खास टॉपिक, खास सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे इस बार मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगले वीक शेड्यूल में आपको समय मिल जाएगा। अगर आप किसी खास विषय पर सवाल चाहते हैं तो आप अपना सजेशन हमें भेज सकते हैं, तो हम विचार करेंगे। ठीक, तो जल्दी से सेशन को शेयर करिए। हम लोग 1885 से 1947 के बीच भारत के इतिहास में 1885 से 1947 इस ईयर के बीच पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों पर बात कर रहे हैं। चुनिंदा प्रमुख इंपॉर्टेंट सवाल हम इस बीच हल करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 1885 से 1947 के बीच बात करें तो आईएनसी की स्थापना से भारत की आजादी तक, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। यहां पर क्या होता है, इसकी स्थापना होती है, उसके बाद किस तरह से चेंजेज आते हैं स्थापना से। अगर बात करें तो भारत की आजादी तक की कहानी पर हम लोग बात करने वाले हैं। इस बीच के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे हम लोग, जो कभी न कभी पूछे गए हैं और जो बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, आईएनसी की स्थापना से भारत की आजादी के बीच। तो चलिए हम लोग आज के अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला सवाल है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे जो प्रमुख संस्था थी। ठीक, आज के प्रैक्टिस सेशन का जो रैपिड सेशन का जो पहला सवाल है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की सबसे प्रमुख संस्था थी? ये पूछ रहे हैं कि आईएनसी से पूर्व पहले सबसे प्रमुख संस्था इनमें से कौन थी? ठीक, फटाफट रेडी रहिएगा आप लोग। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी दे सकते हैं। अगर आप
हमसे पहले आंसर दे सकते हैं तो। ठीक, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विकल्प ए में है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। विकल्प बी में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और विकल्प सी में है यंग बंगाल एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन। और विकल्प डी में है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक, तो आपको बताना है कि इन चारों संस्थाओं में आईएनसी से पहले की सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है। चार विकल्प हैं, तो मित्रों हम लोग जानते हैं कि इस आईएनसी से पूर्व प्रमुख संस्थाओं में कौन संस्था सबसे प्रमुख है, वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसकी स्थापना हम लोग जानते हैं कि 26 जुलाई 1876 को, माने आईएनसी से पहले ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से मिलकर के किया था। ठीक, कलकत्ता में था, इसीलिए इस संस्था के नाम के आगे कलकत्ता लिखा गया है। तो पहले सवाल का आपका उत्तर होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आप इसे इस तरह नोट भी कर सकते हैं कि आईएनसी से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में की थी। ठीक, तो उस समय की तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में आईएनसी से पहले की ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था में से एक है। तो ये हम लोगों का था पहला सवाल। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा रैपिड कोर्स कैसे चलेगा। हम बहुत ही चुनिंदा महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे और फिर इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इसी के बेस पर हम एक टेस्ट लेकर के आएंगे 5वें क्लास में। जो रैपिड सेशन का 5वां क्लास होगा वो किसका होगा, टेस्ट का होगा। तो इस 4 सेशन को बहुत ही दिल दिमाग से लेकर के बैठिएगा। फिर आज हम लोग अगले सेशन में इस सेशन का दूसरा सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ये कह रहे हैं कि एसएन बनर्जी के उस संगठन का नाम बताना है हमको जो आगे चल करके क्या होता है, आईएनसी में शामिल हो जाता है, आईएनसी में जिसका विलय हो गया। ऐसा भी पूछा जाता है इनमें से किस संस्था का विलय आईएनसी में हो गया, या उस संगठन का नाम किस वर्ष आईएनसी में विलय हुआ। ठीक, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन विकल्प ए में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। विकल्प बी में है लंदन इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। विकल्प सी में है इंडियन एसोसिएशन। और विकल्प डी में है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, तो आपका उत्तर क्या होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। एसएन बनर्जी का जो संगठन था वो कौन सा था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसे इस तरह नोट भी कर सकते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इस तरह से रैपिड कार्यक्रम में लगातार हम लोग सवाल लेते रहेंगे, लगातार 4 सेशन तक। 5वें सेशन में हम लोग इसी पर टेस्ट लेंगे, समय शाम का ही होगा और जो क्लासेज आपको मिल रही हैं वो हमारे प्लेलिस्ट के अनुसार मिलती ही रहेंगी। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। 1885 में एक संस्था स्थापित हुई थी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आपको बताना है कि ये जो
1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उनमें संस्थापकों में से, उसके संस्थापकों में से इनमें से कौन एक शामिल था? लिखा है आनंद चार्लू, एसएन बनर्जी, आनंद चार्लू, विकल्प बी एसएन बनर्जी, विकल्प सी फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, विकल्प डी राघव चेरियार, राघव चेरियार। ठीक, सवाल कर रहा है कि 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना की गई थी, उनके संस्थापकों में से इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है जो उसके संस्थापक में था? माने तीन तो नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, फिरोज शाह मेहता। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तीसरा, फिरोज शाह मेहता, 1885 बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो, और ऐसा सवाल पूछा भी जाता है कि बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, उसका संस्थापक कौन था? तो याद रहे 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग, इन तीनों के प्रयासों से बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो इसे आप नोट डाउन भी करते चलेंगे, जिससे आपको थोड़ा रिवीजन में भी मदद मिले और आगे जो टेस्ट होने वाला है उसमें आप बहुत बेहतर कर सकें। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तेलंग के प्रयासों से बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक मित्रों, चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इस तरह से लगातार आपको सवाल मिलते रहेंगे। रैपिड कार्यक्रम आप समझ गए होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग हर हफ्ते किसी न किसी खास विषय को पकड़ेंगे और उस खास विषय पर चुनिंदा महत्वपूर्ण, जो बार बार पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण सवालों का जो ग्रुप होगा उसको छांट करके उस पर जो सवाल आए हैं उसको हल करेंगे। उससे जुड़े और भी अगर कनेक्टेड सवाल हैं तो उसको भी तैयार करने का प्रयास करेंगे। 5वां सेशन टेस्ट का होगा। जो बाकी आपके टेस्ट होते हैं रेगुलर चल रहे हैं, प्लेलिस्ट के अनुसार हमारे चैनल पर कार्यक्रम चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक, तो ये निःशुल्क शिक्षा का महाकार्यक्रम है हमारा। इसके सारथी आप भी बने। स्टूडेंट क्लासेस परिवार के आप सदस्य हैं, तो स्टूडेंट क्लासेस परिवार के इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका योगदान बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे हर सेशन को शेयर जरूर करिए। केवल आपको कुछ नहीं करना है, अपने प्लेटफॉर्म पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आप हमारे इस सेशन को शेयर करें। हमें फॉलो कर सकते हैं आप, यूट्यूब चैनल हमारा ही है जिसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर बटन रखना है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? देखिए, कलकत्ता में कहां स्थापना हो रही है? एक तो कलकत्ता में, और समय क्या है? 1784 में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और सोसाइटी का नाम है कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 4 विकल्प हैं आपके पास। ठीक, कलकत्ता में सवाल है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, विलियम जोन्स ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, चार्ल्स ग्रांट ने। 4 विकल्प हैं, डंकन, जोनाथन डंकन। विकल्प बी कह रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स। विकल्प सी में विलियम जोन्स, बड़ा चर्चित नाम रहा है, चार्ल्स ग्रांट। आपको बताना है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में इनमें से किसने की थी? तो बिल्कुल सही उत्तर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, विलियम जोन्स ने। तो जिनके पास नहीं है, ये बार बार पूछे जाने वाले सवालों में से भी एक है, जल्दी से नोट कर लेंगे कि कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स ने, कलकत्ता में 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई?
आईएनसी की स्थापना कब हुई। आज अब हम लोग आ गए किस पर, आईएनसी पर। हमारा 1885 से 1947 तक की बात हमको करनी है। लिखा है आईएनसी की स्थापना कब हुई। ठीक, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। आशा है कि लगभग इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में ही आएगा। उत्तर में 1885, 86, 87, 88। 1885 में, 1886 में, 1887 में और 1888 में। तो इनमें से किस ईयर आईएनसी की स्थापना हुई थी? मुझे लगता है कि ये उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बिल्कुल सही आए हैं। 1885 में बिल्कुल सही बात है। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहली स्थापना बैठक हुई थी। वहीं पर इसकी स्थापना होती है। फिर आगे देखते हैं, इसकी स्थापना से जुड़े बहुत से सवाल हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। 6वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? आईएनसी का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? अभी हमने बताया कि इसका पहला अधिवेशन कहाँ होता है। आईएनसी का जो पहला अधिवेशन होता है वो बंबई में होता है। कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को होता है। कहां पर होता है? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। तो सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, पहले होना कहां तय था? पुणे में होना तय था, पूना में होना था। वहां पर चूंकि प्लेग की बीमारी फैल जाती है इसलिए यहां पर अल्टीमेटली जल्दी से इसे कहां शिफ्ट किया गया था? यहां शिफ्ट किया गया था। तो याद रहे आईएनसी में। लेकिन बताना सवाल क्या है, कितने प्रतिनिधि? 52, 62, 72, 52, 62, 72 की 83। ठीक, ए, बी, सी और डी। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि कितने मेंबर इसकी पहली बैठक में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल थे। तो याद रखिएगा आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी पहली स्थापना बैठक होती है। प्रतिनिधि कितने शामिल हुए थे? कुल केवल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक, तो याद रहे 72 प्रतिनिधि। कहां पर पहली बैठक और स्थापना बैठक कहां होना तय था? पुणे में होना तय था। तो ये सारे पॉइंट आप डाउनलोड करते रहेंगे, पॉइंट आउट करते रहेंगे, जिससे और भी इससे कनेक्टेड सवाल अगर आगे मिलते हैं हम लोगों को या टेस्ट में हो सकता है इससे कनेक्टेड सवाल आ जाए तो आपका तैयार है। ठीक, हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था? वो पहली बैठक की बात कर रहा था। अभी अध्यक्ष से भी बहुत से सवाल आते हैं। आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है। 4 विकल्प हैं आपके पास। 4 विकल्प हैं। कह रहा है कि एओ ह्यूम, एसएन बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ए में लिखा है एओ ह्यूम, बी में लिखा है डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी में दादा भाई नौरोजी और डी में लिखा है, चलो कुछ भी लिख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, जो लिखा है वही लिखते हैं, कहे अलग लिखे, डब्ल्यूसी बनर्जी हो चुका है। डी में लिखा है एसएन बनर्जी। ठीक, एसएन बनर्जी। तो फटाफट आप आंसर करिए। आईएनसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुछ लोग एओ ह्यूम बताएंगे, बिल्कुल गलत होगा, डब्ल्यूसी बनर्जी। आईएनसी के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये 7वां सवाल था। हमारा सेशन आगे बढ़ रहा है। चलिए आज के सत्र के हम लोग 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम हर सवाल में कुछ और भी कनेक्टेड बातें बता रहे हैं, तो आशा है कि आप उसे सवाल के साथ उसे भी नोट करते चलेंगे, जिससे एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर तैयार होंगे हमारे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये देखिए, आईएनसी की स्थापना से सवाल, अध्यक्ष से सवाल, महिला के अध्यक्ष से सवाल, उसके अधिवेशन से सवाल, उसकी स्थापना की जगह से सवाल, उसके महासचिव से सवाल। तो कह रहा है कि 1885 माननीय स्थापना वर्ष है।
उसमें कह रहा है कि महासचिव कौन था, ए, बी, सी और डी। विकल्प ए में है एओ ह्यूम बनर्जी, WC बनर्जी। विकल्प सी में है दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ठीक है ना, 4 विकल्प हैं। आईएनसी के 1885 में महासचिव कौन था? एओ ह्यूम थे, विकल्प बी बनर्जी थे, कि दादा भाई नौरोजी थे, कि फिरोज शाह मेहता थे। तो बहुत से लोग खटा से उत्तर मारते हैं क्या WC बनर्जी, लेकिन बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि WC बनर्जी आईएनसी के पहले अध्यक्ष थे। सबसे पहले महासचिव कौन नियुक्त किए गए? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हम लोग जानते हैं भारत में कांग्रेस के इतिहास एक पुस्तक है, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखी थी। तो कांग्रेस का जो आधिकारिक इतिहास है उसमें साफ साफ लिखा गया कि एक्सेप्ट किया गया इनकी मृत्यु के बाद कि कांग्रेस के संस्थापक, कांग्रेस के पिता, फादर ऑफ कांग्रेस कौन है? एओ ह्यूम। आईएनसी की स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था? एओ ह्यूम का था। और पहले महासचिव बने और सबसे लंबे समय तक आईएनसी के महासचिव बने रहने का जो अवसर मिला वो भी किसको मिला? एओ ह्यूम तक, माने अपने मृत्यु पर्यंत तक ये महासचिव पद पर बने रहे। 1885 में ये आईएनसी के पहले महासचिव बनाए गए थे। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सेशन का 9वां सवाल। और भी जो कनेक्टिंग बातें हम बता रहे हैं उसे नोट करते चलेंगे। हो सकता है कि जो हमारा सवाल बने टेस्ट पेपर में 4 सेशन के बाद 5वें सेशन में वहीं से बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये कह रहे हैं जब आईएनसी की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय वायसराय कौन था? गवर्नर जनरल। उस समय गवर्नर जनरल को क्या कहते थे? वायसराय कहते थे। ठीक, 1857 के संग्राम के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, तो उसके बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुए थे। उसमें एक परिवर्तन यह भी था कि गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा था? वायसराय। फिर 1935 के अधिनियम में वायसराय को क्या कहा जाने लगा? फिर से उसका नामकरण गवर्नर जनरल कर दिया गया। स्थापना के समय वायसराय। इस सवाल को ऐसे भी पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आईएनसी की स्थापना हुई, या किस गवर्नर जनरल ने आईएनसी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ए में है लॉर्ड रिपन, बी में है लॉर्ड कर्जन, सी में है कैनिंग और डी में है लॉर्ड डफरिन। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। आईएनसी की स्थापना इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में? बिल्कुल सही बात है, डफरिन, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 से 1888 के बीच इनका भारत में कार्यकाल रहा। और भारत की आईएनसी की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे चल करके फिर ये बहुत बड़े आलोचक हो जाते हैं। आईएनसी की आलोचना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो प्रारंभ में तो पहली बार स्थापना के बाद इन्होंने क्या किया था? टी पार्टी भी दिया था। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य जो थे उन सबको बुला करके टी पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी दी थी। माने ये आईएनसी को दरअसल अंग्रेज जो है, प्रारंभ में हम लोग आईएनसी पर अलग से सेशन लेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि आईएनसी की स्थापना प्रारंभ में अंग्रेजों ने सहयोग दिया। प्रारंभ में सहयोग के पीछे कारण यह था कि वो मानते थे कि एक सेफ्टी वाल्व के तौर पर यह काम करेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे जैसे आईएनसी की जड़ें मजबूत होती गई वैसे वैसे आईएनसी का रुख और कार्यक्रम भी थोड़ा सख्त होता गया। तो कांग्रेस की आलोचना करने लगी कौन? सरकार। सरकार माने ब्रिटिश सरकार। अगला सवाल है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। इसमें से उस समिति का सभापति कौन था? ठीक है, तो उसी के नाम पर उस समिति का नाम भी है। 1889 में लंदन में कांग्रेस की आईएनसी के समर्थन के लिए एक संस्था की एक आयोग की स्थापना की गई थी, एक कमीशन बनाया गया था। बताना है कि उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे और उन्हीं के नाम पर उस कमीशन का नाम भी है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। इनमें से उस समिति का सभापति कौन था? सर डब्ल्यू वेडरवर्थ,
मिस्टर डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी। ठीक, तो मित्रों इसका उत्तर होगा मिस्टर डिग्बी। 4 विकल्प थे आपके पास, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। विकल्प डी में डिग्बी लिखा है, विकल्प डी में था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। विकल्प ए में बेडरबर और विकल्प बी में लिखा है दादा भाई नौरोजी। तो बताना है कि इंग्लैंड में कांग्रेस के लिए एक समर्थन हासिल करने के लिए 1889 में एक कमेटी बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर होगा डिग्बी। इसे नोट भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं एक और बेहतर सवाल की ओर। सवाल में जो और कनेक्टिंग बातें आ रही हैं नोट करते रहेंगे आप तो बेहतर रहेगा। इस सत्र का आज का हमारा 11वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन हैं, कथन 1, कथन 2, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये कथन है, सवाल ऐसा है, उस पर विचार करना है। कथन 1 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कह रहा है आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक, और दूसरे कथन में ये कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, आईएनसी के, दोनों सवाल अध्यक्ष से ही हैं, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, अर्थात 2 फैक्ट पर बात कर रहा है, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक, तो विकल्प ए में लिखा है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। विकल्प सी में लिखा है दोनों सही है और विकल्प डी में लिखा है दोनों नहीं सही है। तो देखिए इनमें विकल्प बी सही होगा, इसलिए कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। लेकिन आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू नहीं थी। ये थे कौन? एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए अध्यक्ष पद से जो सवाल आता है वो आता है आईएनसी के पहले अध्यक्ष, आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, आईएनसी के सबसे युवा अध्यक्ष, आईएनसी में अध्यक्षीय सबसे लंबा कार्यकाल, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, आईएनसी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष और आजादी के समय भारत के आईएनसी की अध्यक्षता कौन की थी और इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहा। तो देखिए केवल आईएनसी के इस वाले पोर्शन से इतने प्रकार के सवाल आते हैं, सारे सवाल बारी बारी से कवर होते चले जाएंगे। ठीक, तो अध्यक्ष पद से सवाल आते हैं, सेशन से सवाल आते हैं। आईएनसी इस पड़ाव पर बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है जहां से सवाल आते ही हैं। ठीक, हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं हुआ। देखिए आ गया सवाल, आईएनसी का अध्यक्ष 4 विकल्प हैं, नहीं चुना जा सका, है ना। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। विकल्प ए में है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे मोतीलाल नेहरू कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें से बताना है कि पहली बात तो हमने आपसे सवाल किया मोतीलाल नेहरू कौन थे और इनका योगदान भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किस फील्ड में है, कौन से आंदोलन में इनका सबसे प्रमुख योगदान रहा। बताना है आईएनसी के इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं बने, कभी नहीं बने। कौन? तिलक, गरम दल, त्रिगुट, लाल बाल पाल में जो बाल गंगाधर तिलक थे और जो बिपिन चंद्र पाल थे वो दोनों कभी नहीं अध्यक्ष बन पाए, उसमें से लाला लाजपत राय को ये अवसर मिला था। तो इसका उत्तर क्या होगा? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लाल बाल पाल में लाल कौन था, बाल कौन था और पाल कौन था?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हम लगातार इस रैपिड प्रोग्राम में खटाखट सवाल लेंगे और धीरे धीरे सवाल की गहराई की ओर बढ़ेंगे। हल्के सवाल भी लेंगे जो आपको लगते हैं बहुत हल्के हैं, लेकिन चूंकि बार बार रिपीट होते हैं, हम ऐसे रिपीट होने वाले सवाल जो पूछे ही जाते हैं उन सवालों को हम लोग ले रहे हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बीजी तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, है ना। तो पहली बात तो एक सवाल यही आता है कि ये कोटेशन किसका है, किसने कहा था। अब सवाल वो तो सब लोग जानते हैं, बीजी तिलक का है। अब सवाल इस बात का है कि यह अभिव्यक्ति उन्होंने कब कही थी। बनारस अधिवेशन 1905 बनारस अधिवेशन में, 1906 में, 1907 सूरत अधिवेशन में, कि 1916 लखनऊ अधिवेशन में। तो बीजी तिलक 1916 हम जानते हैं लखनऊ समझौता है। आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, नरम दल और गरम दल के बीच जो गतिरोध दूर हुए थे, इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 1916 के वर्ष में आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों का जो राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ था वो लखनऊ में ही संपन्न हुआ था। इसी सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था क्या, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बीजी तिलक का है। और यह बात 1916 में किसने कही थी? यह बात 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक, तो याद रहे कोटेशन से भी जुड़े सवाल आते रहते हैं, तो जो जो जरूरी कोटेशन हम लोगों को मिलेंगे हम उसको नोट भी करते चलेंगे। तो जो मैं जरूरी बातें बता रहा हूं, जहां जहां मैं पिन पॉइंट बता रहा हूं, उसे आप प्रयास करिएगा कि नोट करते चलिएगा। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने 4 कथन लिखा है। ठीक, और फिर नीचे कूट दिए हैं। 4 कथन है, बढ़िया सवाल है, सोच समझ के उत्तर देना है। 1, 2, 3, 4, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। 1, 3, 2, 4, 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, और सभी सही है। इस तरह से इन्होंने बना रखा है। कथन 1 है, ध्यान से सुनिएगा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं कि भारत में आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। देखिए, बताना है इनमें से क्या सही है। तो जहां जहां 1 होगा वो तो गए काम से। देखिए, केवल एक सवाल, एक प्रश्न का एक बात जानते हैं, इस विकल्प के आंसर दे सकते हैं। मैं बिना पढ़े बता रहा हूं कि विकल्प बी सही होगा, क्योंकि जहां जहां 1 है वो तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहां लिखा है कि सरोजिनी नायडू पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। फिलहाल तब भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे में लिखा है, सीआर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वो जेल में थे। बिल्कुल सही बात है, अभी हम बताते हैं। फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3, ये बात बिल्कुल गलत है। जॉर्ज यूले आईएनसी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? आईएनसी के पहले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष। अच्छा खैर, अभी आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पर। एलन ऑक्टेवियन, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो 1 और 4 तो गलत, जहां जहां 1 और 4 होगा वो गलत। 1 गलत, 1 गलत, 1 गलत। 3, 2 और 3 सही है, दूसरा सही है। चौथे में लिखा है अल्फ्रेड वेव, वो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो मित्रों मैं बता दूं कि कई बार ऐसे कूट वाले सवाल भी ऐसे ही हल किए जाते हैं। जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि आईएनसी के अध्यक्ष वाले पद से कौन से सवाल आते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां से सवाल आता ही है, तो इसको ऐसे तैयार कर लिया जाता है। आईएनसी के अध्यक्ष, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर भी दीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष,
प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष, लंबा कार्यकाल, माने सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हो रहा था तब आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? पहले महासचिव कौन थे? कौन अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रहे। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम युवा, सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्षी कार्यकाल अबुल कलाम आजाद का। स्वतंत्रता के समय जो आईएनसी के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। ठीक, तो ये इतनी ढेर सारी बातें ऐसी एक कॉलम में तैयार कर ली जाती हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत से सवाल बनते ही हैं। ये हमेशा सवाल पूछे जाने वाले है ही हैं, तो प्रयास करिएगा कि ये आपका कंप्लीट रहे आपके लेवल से। इससे सवाल आएंगे ही, मैंने बता भी दिया। अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? लिखा है कि अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान इनमें से कौन आईएनसी के अध्यक्ष थे जिन्होंने हिंदी भाषा में रोमन लिपि, हम लोग जानते हैं हमारी लिपि क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। हिंदी भाषा के लिए हम लोग कौन सी लिपि इस्तेमाल करते हैं? देवनागरी लिपि, ठीक है ना। रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। 4 विकल्प हैं: महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस की जवाहरलाल नेहरू। तो आप जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल सही आंसर है कि सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्षीय भाषण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में फिर से ये विजयी हो जाते हैं, लेकिन वो त्रिपुरी संकट वाली घटना आप जानते होंगे, वहां पर कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। ठीक, तो अध्यक्षीय भाषण के दौरान हिंदी भाषा में रोमन लिपि का वकालत किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रहे मित्रों। चलिए हम लोग जल्दी से अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। प्रयास किया करिए कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां शुरू हुआ? ठीक, 1924 में ये भी बता दे रहे हैं कि गांधी केवल आईएनसी की कितनी बार? एक बार अध्यक्ष रहे। बताना यह है कि इनमें से ये सेशन कहां संपन्न हुआ था। 4 विकल्प हैं: गया, अमृतसर, कानपुर की बेलगांव। गया, अमृतसर, बेलगांव, ठीक, कि कानपुर। तो हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आईएनसी के महात्मा गांधी कितनी बार अध्यक्ष हुए? केवल एक बार हुए। कब हुए? 1924 में। कहा की? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक, तो आपको याद रहे मित्रों, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कितनी बार अध्यक्षता की थी? केवल एक बार की थी। और हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कहां नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आज के सेशन का रैपिड सेशन है, जहां पर हम अगले लगातार 4 दिनों तक आईएनसी की स्थापना से भारत की आजादी 1885 से 1947 के बीच बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल, इंडियन स्ट्रगल के सवाल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, सारे सवाल नहीं, प्रमुख सवाल। लिखा है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? वही अभी हमने बताया कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन, तो आपका उत्तर क्या होगा? सबसे युवा अध्यक्ष। 4 विकल्प अगर आपके पास हो तो जहां अबुल कलाम आजाद लिखा होगा आप वहीं उत्तर मारोगे, क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष मात्र 35 वर्ष की अवस्था में जो अध्यक्षता करने का अवसर मिला वो किसको मिला? मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला। 1923 दिल्ली के विशेष सत्र में ये अध्यक्ष बनाए गए थे।
ठीक। और सबसे लंबा कार्यकाल इनको मिला 6 वर्षों का, 1940 से 46 तक, लगातार 6 साल तक फिर ये अध्यक्ष रहे। इतना लंबा कार्यकाल किसी को नहीं मिला। उसके पीछे कारण था कि 1940 के बाद फिर 46 में सत्र हो पाया किसका, आईएनसी का, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही बात है। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो 20वां सवाल है वो भी बहुत ही शानदार है। सवाल में लिखा है, इनमें से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारत का आईएनसी का अध्यक्ष, आईएनसी का जो अध्यक्ष रहा कितने सालों तक, लगातार 6 वर्षों तक। तो अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे कि लगातार 6 वर्षों तक और किन कारणों से। अबुल कलाम आजाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या नहीं हो पा रहा था, तो इस सवाल में कोई ऐसा दमखम नहीं था, पिछले सवाल में ही इसकी चर्चा हमने कर दी थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। जनगण मन क्या है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया, किस अवसर पर गाया गया। जनगण मन क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए, और जल्दी से आंसर करिए कि जनगण मन जो है के लेखक कौन है। ठीक है, कह रहा पहली बार कब गाया गया था। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में, आईएनसी के अधिवेशन 1905 में, आईएनसी के अधिवेशन 1911 में, कि आईएनसी के अधिवेशन 1919 में। तो हम लोग मित्रों जानते हैं कि जनगण मन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित रचना है, जो बाद में भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो भारत का राष्ट्रगान कौन है, क्या है, जनगण मन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक खास बात क्या है, ये ऐसे साहित्यकार हैं जिन्हें पहले भारतीय साहित्यकार जिनको नोबेल प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ 1913 में। साहित्य का नोबेल सबसे पहले प्राप्त करने वाले भारतीय, नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय 1913 में। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1911 में इन्होंने जनगण मन की रचना की थी। 1911 का वर्ष ऐतिहासिक वर्ष है। जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे और उनकी स्मृति में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और फिर दिल्ली दरबार में घोषणा होती है किसकी, दिल्ली से, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की डिक्लेरेशन की गई, और वहीं पर घोषणा की जाती है बंगाल विभाजन। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था उसको समाप्त, उसे रद्द किया जाता है। और 1911 में कलकत्ता में आईएनसी के अधिवेशन में ही क्या हुआ था, जनगण मन पहली बार गाया गया था। तो याद रहे मित्रों, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 आईएनसी के अधिवेशन में गाया गया। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। और खास बात है, इसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या खास बात है, ये एकमात्र ऐसे विश्व के साहित्यकार हैं जिनकी रचना 2 देशों में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार है। एक है आमार सोनार बांग्ला, जिसकी रचना उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान किया था, और बंगाल विभाजन के दौरान वो काफी चर्चा में रहा। तो आमार सोनार बांग्ला ही बाद में, इसके लेखक भी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया बांग्लादेश, तो एक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। और जनगण मन के भी लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। अगला सेशन का, इस सेशन का 22वां सवाल है। लिखा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव होता है। कह रहे हैं कि भारत में आईएनसी की जो नरम दल और गरम दल में, नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था, वो किस आंदोलन के कारण हुआ था, ये बताना है आपको। किस आंदोलन के कारण भारत में आईएनसी का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। ठीक, 4 आंदोलनों के नाम हैं, बहुत समझ बूझ के उत्तर दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण विकल्प ए में लिखा है, विकल्प बी में लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, विकल्प सी में है असहयोग आंदोलन के कारण, और विकल्प डी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक, तो देखिए बहुत ही सोच समझ के आंसर हम कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि नरम दल और गरम दल का विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन होता है, उसके खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन होता है। इसी बात को लेकर ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, जो नरम दल के लोग थे उनका मानना था ये बंगाल तक ही सीमित रहे, और जो गरम दल के लोग थे, थोड़ा उग्र थे, उनका मानना था अंग्रेजों के विरुद्ध इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए और पूरे भारत में इसको प्रचार प्रसार में लाया जाए। तो स्वदेशी, विकल्प ए सही होगा। स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन
के कारण नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो डिस्प्यूट का विषय क्या था? स्वदेशी नरम दल वाले क्या चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन केवल कहां रहे, केवल बंगाल तक रहे, और नरम दल के लोग बहिष्कार के विरोधी थे। गरम दल के लोग बहिष्कार करना चाहते थे और पूरे भारत में इसका विस्तार चाहते थे। ठीक, हम जानते हैं कि इतना चरम स्थिति पहुंची 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में आईएनसी का विभाजन हो जाता है। ठीक, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अपने सत्र का अगला सवाल लेते हैं। हम लोग लगातार 4 सेशन लेंगे रोज डेली, और 5वें सेशन में हम लोग टेस्ट लेंगे। तो आप अभी से कमर कसे रखिए, तैयार रखिए। हमारे माध्यम से, अपने माध्यम से, सेल्फ स्टडी से, जिस भी माध्यम से मैं डिक्लेयर कर दिया हूं, टेस्ट होगा, इसी एरिया से टेस्ट होगा 1885 से 1947 पर। तो आप अभी से अपनी तैयारी रखे रहिए, इसीलिए मैं एक हफ्ता पहले बता दे रहा हूं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? 4 नाम हैं, A, B, C और D। 4 नाम है, बताना है कि इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था। ठीक है ना? 1907 तक आते आते बाकायदा नरम दल और गरम दल में आईएनसी का विभाजन हो जाता है। ऊधम सिंह बताना है कि इनमें से कौन चरमपंथी, उग्रपंथी नहीं था। ऊधम सिंह, मदन लाल धींगरा और बाल गंगाधर तिलक। अभी तक तो जो नाम आ रहे हैं मेरे ख्याल से सब गरम दल के ही नाम हैं। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था बताना है। कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी 3 के तीनों नाम क्या हैं? मदन लाल धींगरा, बाल गंगाधर तिलक और ऊधम सिंह उग्रपंथी थे। सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके मेंटर थे, राजनीतिक गुरु थे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, सवाल नोट करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके मेंटर थे, किसके राजनीतिक गुरु थे? अभी तक जो सवाल लिए, लगभग अगर इस सवाल को कवर करना है तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। हाई यील्ड प्रोग्राम, एक गागर में सागर नाम से जो फ्रीडम फाइटर की सीरीज चल रही है, लगभग सारे सवाल वहां से कवर हो रहे हैं। औसतन हम आपका वहां 10 मिनट लेते हैं और इतने बार बार पूछे जाने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण सवाल कवर हो रहे हैं। तो अभी भी अवसर है। टेस्ट से पहले अगर आप पूरी तरह से हमारे गागर में सागर को कंप्लीट कर लेंगे तो अकेले 1885 से 1947 के टेस्ट में आप बेस्ट से बेस्ट करेंगे। ठीक, तो आपको हमारे टेस्ट में 100% शामिल होना है और 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर देने हैं। ठीक, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप 100% सही उत्तर देंगे। ठीक है, 24वां सवाल आज के सेशन का लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? कह रहे हैं कि आईएनसी को इनमें से किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? भीख मांगने वाली, ये तो थोड़ा आलोचना लगती है, तो आप जानते हो कि आलोचना कौन कर रहे थे? भीख मांगने वाली संस्था। आलोचना नरम दल वाले कर रहे थे कि गरम दल वाले? बिल्कुल सही बात है, गरम दल वाले। गरम दल की बात हो तो लाल बाल पाल तो होंगे ही, तो आप कुछ हद तक मेरा हिंट समझ गए होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? विकल्प ए में है बीसी पाल, विकल्प ए में है बीसी पाल। ठीक, विकल्प बी में है तिलक, विकल्प सी में है अरविंद घोष और विकल्प डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आपके उत्तर फटाफट चले आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, भीख मांगने वाली संस्था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गरम दल के लोग नरम पंथियों के कार्यक्रमों के आलोचक हो गए थे और राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। जो नरम दल के लोगों का कार्यक्रम था उसे क्या कहा था? ये तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। ठीक, एक और बेहतर सवाल आ रहा है, याद रहे, जो भी नरम दल के लोगों का कार्यक्रम था और कांग्रेस को आलोचना में भिक्षावृत्ति, राजनीतिक भिक्षावृत्ति और भीख मांगने वाली संस्था कहा था। ठीक है, आज के सेशन का जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। मैजिनी, अच्छा सवाल है, समझ बूझ के। मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी।
वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। उनके बारे में बताना है कि भाई ये कौन थे। लिखा है कि वो अमेरिका में भी रहे कुछ दिन और केंद्रीय सभा के सदस्य भी चुने गए। मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। इनमें से कौन थे? अरविंद घोष थे। बताना है आपको कि लाला लाजपत राय थे, कि बताना है मोतीलाल नेहरू थे, कि बीसी पाल थे, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आपको बताना है। ये पूरी की पूरी बातें किस पर लागू होती हैं? लाला लाजपत राय पर। तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। इन्होंने इटली के क्रांतिकारी और जिन्हें राष्ट्रपिता, इटली का राष्ट्रपिता कहा जाता है, मैजनी, नोट भी कर लेंगे, मैजनी इटली के राष्ट्रपिता, ठीक, इनको अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे, मेंटर मानते थे। बाद में उन्होंने मैजनी पर ही रचना भी लिखी थी जिसका नाम था द ड्यूज ऑफ द मैन। ठीक, जो रचना थी इसका बाकायदा अनुवाद भी किया था उर्दू में। ये बहुत ही बड़े एक लेखक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे। प्रथम 1907 में ये 6 माह के लिए अमेरिका भी गए थे, बाद में वापस आते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, दयानंद सरस्वती, मैजनी, गैरिबाल्डी, इन सब की संक्षिप्त जीवनियां लिखी थी। साथ ही साथ द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। तो नोट करेंगे, अनहैप्पी इंडिया बहुत पूछा जाता है, ये किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की। देखिए ये सब सवाल कहां से कवर हो जा रहे हैं? हमारे हाई यील्ड प्रोग्राम से, जो फ्रीडम फाइटर की सीरीज है वहां से कवर हो जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के सेशन में हम 25 सवाल लेंगे। सेशन को बहुत लंबा नहीं करेंगे, पहला दिन है और जल्दी से हम लोग और धीरे धीरे थोड़ा सा आप अपनी तेजी बनाएंगे। बहुत तेज हम जानबूझ करके नहीं चले हैं, ये पहला दिन है। पूरे सवाल को बहुत बखूबी लीजिएगा। दिखने में 25 सवाल हैं, लेकिन आप देखोगे तो मोर देन 100 सवाल कवर हो रहे हैं। जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे और आप 4 सेशन में देखोगे तकरीबन 500 इंपॉर्टेंट सवाल आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद उसी के बिहाफ पर गागर में सागर हाई यील्ड सीरीज में फ्रीडम फाइटर जो बताए गए हैं उस पर, और 1885 से 1947 के बीच हमारे ये 4 लेक्चर, इन 4 लेक्चर और इन सब के बेस पर हम 5वें सेशन में एक टेस्ट लेकर के आएंगे। तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अपने लेवल से, हमारे माध्यम से और अपने लेवल से जितना संभव करते रहिए। ठीक, तो कल हम ठीक 8 बजे अपने रैपिड सेक्शन में इसी सेशन को और आगे लेकर के बढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।